कौन जीत रहा उत्तराखंड, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं, एक्टिव रूप से इसमें काम करती हैं, साथ ही टीवी एंकर रही हैं और मिस ग्रैंड इंडिया 2017 का खिताब जीत चुकी हैं। इसके अलावा मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड इंडिया 2014 भी रही हैं और साथ साथ इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए महात्मा गांधी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड फिल्म अकेडमी से अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ये उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की कह सकते हैं बहू और लैंसडाउन से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। बहुत धन्यवाद सरिता आपका, थैंक यू। ठीक है मैम, हम देख रहे हैं कि सभी आपको हरक सिंह रावत की पुत्र वधू हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पहचान आपकी बनाई जा रही है हर जगह। हम देख रहे हैं मीडिया की खासकर हम बात करें, लेकिन आज जो उत्तराखंड की जनता है और हम सभी लोग जो तमाम दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि अनुकृति जो गोसाई हैं ये कैसी हैं, किस तरह का नेचर रखती हैं, क्या करना आपको पसंद है, खासकर आपका जो संघर्ष रहा अब तक का इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका खुद का एक पर्सनल संघर्ष रहा होगा आई थिंक जिसके बारे में तमाम लोग नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी आज आप बताएं यहाँ पर। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे यही है कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, किस तरह का नेचर रखती हैं, क्या करना पसंद करती हैं खाली समय में? सरिता जी देखिए, पहले तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए हमेशा सौभाग्य की बात रहेगी कि जब भी लोग अगर मुझे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बहू कहेंगे तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए हमेशा सौभाग्य रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस नाम से जाने, इस पहचान से जाने, क्योंकि जिस तरीके का जो पापा का जो पॉलिटिकल योगदान है, पिताजी का जो राजनीतिक योगदान उत्तराखंड के अंदर है, मैं सोचती हूँ कि उसकी कोई तुलना नहीं है। और उन्होंने पूरी जिंदगी, अपने जीवन के 30 साल से अधिक और अभी भी निरंतर रूप से उत्तराखंड के अंदर अपना योगदान देते आए हैं। बिल्कुल, और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जो आपकी मेहनत है उसको भी लोग जाने, तो ये भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी जी, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं इसे सोचती हूँ अपने आप में, ये मेरे लिए तो इट इज अ प्रिविलेज एंड मेरे लिए सौभाग्य है। जहां तक मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रिविलेज कि मुझे उत्तराखंड की बेटी, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, पहाड़ों में मेरा जन्म हुआ। और मैं सोचती हूँ कि अपने आप में जब इस देवभूमि के अंदर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो खुद से एक सौभाग्य है। और सबसे ज्यादा उसमें जो मुझे बेहतर चीज ये लगती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे आज भी याद है, आर्मी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लैंसडाउन आर्मी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। और उस दौरान भी मेरी निरंतर कोशिश यही रहती थी कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, मैं हटके कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, पहाड़ों के अंदर एक बहुत बेसिक सी चीज है कि जब लोग बेटियों के बारे में बात करते हैं, या पहाड़ों में क्या कहूँ मैं, पूरे समाज के अंदर, भारत के अंदर आप कहिए, इस चीज को हमेशा रहता है कि जब लोगों के घर में बेटे पैदा होते हैं तो आज भी अगर आप कभी मंदिर में जाओगे, आज भी अगर आप कहीं आशीर्वाद लेने जाओगे तो लोग आपको पुत्रवती या आपसे कहेंगे कि भगवान करे कि आपको बेटा हो। तो एक इस तरीके का आशीर्वाद हमेशा मैंने देखा है कि चाहे वो मंदिरों में हो या कोई बड़े बुजुर्ग कभी घर में आए तो लोगों को इस तरीके की बात हमेशा मुझे सुनने में आती थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि क्या बेटी होना इतना बड़ा अभिशाप है? क्या लोग बेटी हो तुम्हें ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं देते? मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप कभी किसी को आशीर्वाद दें तो उस आशीर्वाद को उनके आने वाले बच्चों के लिए दें। कभी बेटा हो, पुत्र पुत्री के रूप में वो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, ये मुझे लगता है। दूसरी चीज, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो एक भावना थी कि मैं बेटी होने के नाते मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ जिससे मेरे परिवार को मुझ पे गर्व हो, मेरे घर में मेरे आस पड़ोस के लोगों को इस बात का एहसास हो। बहुत बेसिक सी चीज थी, तो मैं कुछ अलग करना चाहती थी। इवन जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी, क्लास 12th में पढ़ती थी, सो आई यूज्ड टू बी एक्सीलेंटली गुड इन, आई यूज्ड टू बी एक्सीलेंट इन मैथ्स। तो जनरली एक बड़ा, मतलब हमारे यहाँ जो टीचर थे वो भी कहते थे कि मतलब कई बार, मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं मेरी जिंदगी के भी जब लोग कहते थे कि अरे लड़कियों की तो मैथ्स अच्छी नहीं होती। तो तब मुझे लगता था जो भी चीज कभी मेरे लिए विद्रोह बन के खड़ी हुई, तो मैं हमेशा, आई थिंक आई हैव बीन अ फाइटर, वो चीज मेरे अंदर है कि क्यों नहीं होती। सो जब मैं 10th में थी तो तब मुझे आई फॉट फॉर इट एंड आई थिंक सबसे ज्यादा मार्क्स मैं उस समय मैथ्स में लेकर आई। फिर जब लोग कहते थे लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती, तो मुझे मन में आया कि क्यों नहीं बन सकती। तो मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ, धारा के विपरीत हमेशा मैंने लड़ना सीखा। और मुझे लगता था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। एंड यू नो, आई फील कि मैं इसमें ब्लेस्ड भी रही हूँ। और मैं कहूंगी कि शायद देवभूमि का, हमारे पहाड़ों का अपनी बेटी को ऐसा आशीर्वाद भी रहा है।
और देखिए, जहां तक मैं पहाड़ की बात करना चाहती हूँ, वहां की बहनों की, महिलाओं की बात करना चाहती हूँ, तो आप ये हमेशा देखेंगी कि जिस तरीके से पहाड़ दृढ़ होते हैं, जिस तरीके से, जैसा निश्चय, दृढ़ निश्चय की जो बेटियां होती हैं, वो पहाड़ों में दृढ़ निश्चय की बेटियां होती हैं। उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया, जिंदगी के बहुत बढ़िया। कठिन समय भी देखे होते हैं, उन्होंने जिंदगी में वो टफ टेरेन्स भी देखी होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। फिर जब मैं इंजीनियरिंग करने देहरादून आई, तो हाँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, जब मैं क्लास 12th में पढ़ती थी, तो 12th में मैं अपनी स्कूल की टॉपर थी। तो वाह, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मुझे 12th में, साइंस पीसीएम की स्टूडेंट थी, और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए थे। उस समय का सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो मेरे स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल का। और आज भी जब मैं स्कूल जाती हूँ कई बार, तो उस बोर्ड में अपना नाम को देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, तो चाहे बास्केटबॉल रहा हो, बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी, स्पोर्ट्स कैप्टन रही, हेड गर्ल रही, हमारे यहाँ हाउसेज होते थे, उन हाउस की कैप्टन रही। सो आई वाज ऑलवेज रेडी, कि मैं चाहती थी कि एक, जिसको कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट, वो बच्चे का होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ मुझे लगता था कि मुझे हर एक चीज में अच्छा होना है, आई वॉन्ट टू बी एक्सीलेंट, मतलब चाहे वो आप विनर रही हैं, आप चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आपके अच्छे मार्क्स आने, तो हर जगह विनर कहते हैं ना, हर जगह विनर रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ। थोड़ा सा और बताइए, एक तो हमने देखा है थोड़ा बहुत जो कि आप मॉडलिंग करती रही हैं और अब जो है मैं पॉलिटिक्स में आज, यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन उससे जी पहले थोड़ा सा और क्या क्या आपके इंटरेस्ट रहे, जी जैसा आपने कहा कि आप बास्केटबॉल भी खेलती रही। राइट सरिता जी। तो स्कूल टाइम जो मेरी जिंदगी का रहा, वो सबसे बेहतरीन रहा। और जो लोग मुझे स्कूल टाइम से जानते रहे होंगे, या जो मेरे को पहचानते होंगे, वो शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे। तो जब मैं स्कूल में भी थी, तो तब भी मेरी कोशिश रहती थी कि मैं हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं। देखिए क्या होता है कि जब बच्चा आपकी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स ने मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखाया, मुझे जी। डिसिप्लिन रहना सिखाया, मुझे हार्ड वर्किंग सिखाया, मुझे कोऑपरेटिव फ्लेक्सिबल होना सिखाया। अगर मैं बात करूं डिबेट्स की, चाहे डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो आई यूज टू बी वेरी, मतलब मेरे को बड़ा लगता था कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है, आई वांट टू विन इट। तो डिबेट कॉम्पिटिशन भी मैं अपने स्कूल के लिए जीत के आई थी, और वहां भी मैं हमेशा अगेंस्ट द मोशन बोलती थी। मैंने आपसे कहा ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उसको फेस करना। एंड समबडी जब लगने लगे कि नहीं, जब हर कोई हार मान जाए और कहे कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि तब मैंने हमेशा खड़ा होना सीखा है कि नहीं, क्यों काफी नहीं हो सकता। बहादुर भी हैं आप, इसका मतलब। देखिए, पहाड़ों की सारी बेटियां बहादुर होती है सरिता जी। ये एक उत्तराखंड की बेटी होने के नाते, मैं सारी बेटियों शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगी। आप उत्तराखंड की जिस भी बेटी से मिलेंगी, आपको हमेशा लगेगा इस बात का कि वाकई जो बहादुरी है, वो उत्तराखंड की बेटियों में बिल्कुल कूट कूट के भरी है। यानी कुछ अलग हमेशा से ही आपको करना था, धारा से विपरीत, और लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती, वो आप कहीं ना कहीं सार्थक करके दिखा रही हैं। थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए अनुकृति जी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, और वो सब कैसा महसूस करते हैं आपको लेकर, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर रही हैं, तो कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए, सभी, मुझे लगता है कि देखिए, हमेशा मेरी कोशिश भी ये रही कि एक बेटी होने के नाते मेरे घर में भी हमेशा लगे कि उन्हें गर्व हो कि उनके घर में बेटी पैदा। देखिए, और आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि चाहे मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर क्योंकि स्कूल में टीचर थी, अभी भी हैं, और पिताजी क्योंकि मेरे सोशल वर्कर हैं, और मेरी एक बहन, एक भाई, और अब मेरा जो यहाँ मेरे इन लॉज के परिवार में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, मेरी मदर इन लॉ श्रीमती दीप्ति रावत जी, और मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स तुषित। सो सबका एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा। और इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, एक दो दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। एक जी, तो जब भी किसी को आपके परिवार का सपोर्ट आपके साथ होता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, मुझे लगता है वो दोगुना हो जाता है। बिल्कुल एक सही कहा आपने। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब आपका हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर जब आपके साथ उतनी ही ताकत के साथ खड़े हो, और आपको उतना ही मोटिवेट करे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो मैं सोचती हूँ कि वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से निकल के बाहर आती हैं। तो मैं सोचती हूँ इस मामले में अपनी परिवार को लेके, तो मैं सच में लकी हूँ कि मुझे एक ऐसा ऐसा परिवार मिला, जो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। चाहे मेरा मॉडलिंग का करियर, देखिए क्या होता है कि जब मैं मॉडलिंग की बात कर रही हूँ, फेमिना मिस इंडिया की बात कर रही हूँ, ग्लैमर फील्ड की बात कर रही हूँ, तो बहुत ज्यादा उत्तराखंड में स्पेसिफिकली, और या मैं बात करूँ पहाड़ों में, लोग इस चीज को लेके बहुत ओपन नहीं थे। मैं आपसे, लोगों को लगता है, अभी देखिए, दो चीजें थी। एक तो पता नहीं होता कि ये है क्या, बहुत सारे मेरे परिवार में तो नहीं पता था, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, जी। मैं फर्स्ट ईयर में थी, मुझे याद है, फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था। तो उस समय जब मैंने अपने परिवार में बताया कि मुझे फेमिना इंडिया से ये ऑफर आया है, और उन्होंने मुझे देहरादून ऑडिशन के लिए बुलाया
है। जी। तो मुझे आज भी याद है मेरी मदर का रिएक्शन भी बड़ा शॉकिंग था एंड शी वाज वेरी वरिड कि भैया 19 को तुम्हारा ऑडिशन और 20 को एग्जाम है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एग्जाम की तैयारी करो। तो पेरेंट्स जनरली चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, और वो मुझे नहीं लगता कि कभी पहाड़ों में कोई चाहता होगा। अब शायद चीजें बदल रही है, लेकिन मैं 2013 की बात कर रही हूँ। उस समय मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई नहीं चाहता होगा कि हमारी बेटी मिस इंडिया बने। मैं ये बिल्कुल पहाड़ ये और लीग से हटके आपने किया है। एक मैथ की स्टूडेंट और फिर टॉप करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप इसमें कर रही थी और फिर अचानक से मॉडलिंग में आना, तो ये जो एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, जो इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ, ये कैसे हुआ कि नहीं मुझे मॉडलिंग में करियर बनाना है, या किसी ने आपको एडवाइस किया या खुद की एक सोच थी कि नहीं इसमें मैं बेटर कर सकती हूँ, कैसे लगा ये? देखिए, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग में कुछ कर सकती हूँ। मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं ग्लैमर के फील्ड में जाऊंगी या मैं कुछ अच्छा करूंगी। और देखिए, आप बहुत स्वाभाविक रूप से सोच भी सकती हैं कि जब आप एक बहुत मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और आप जब जी। पहाड़ों की किसी परिवार से आते हैं, तो ये सोचना अपने आप में मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोचता होगा। तो जिस तरीके से मैंने भी नहीं सोचा था, मैं एक इंजीनियर बनने गई थी। उसके बाद जरूर मुझे आईएएस की तैयारी करनी थी और मुझे ब्यूरोक्रेसी में मैं ब्यूरोक्रेट पे बनना चाहती थी। लेकिन कभी मेरी जिंदगी में मिस इंडिया जैसा फेज आएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। और देखिए, कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं मिस इंडिया के अंदर जाऊंगी, मैं जीत जाऊंगी, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाऊंगी। ऐसे कोई ना तैयारी थी और ना ही ऐसा कोई प्लान था। ये बात जरूर है कि एक बार मुझे याद है कि जी। जो मेरी छोटी बहन है, शी इज क्वाइट इंटरेस्टेड, तो उसका बड़ा इंटरेस्ट रहता था ग्लैमर फील्ड को लेकर और वो फॉलो भी कर रही होती थी। तो जी। उसने एक बार फॉर्म फिल करा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी कुछ फोटोज अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने कहा कर दो। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फॉर्म कभी सबमिट हुआ होगा। बट जिस दिन मुझे आज भी याद है, 2012 की बात है, 2012 दिसंबर में जब मुझे फेमिना ग्रुप से फोन आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया जी। से, कि अनुकृति यू बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर देहरादून ऑडिशंस। तो मुझे लगा शायद कोई प्रैंक है। मतलब जो मेरी एक पहली थॉट, मुझे लगा कोई प्रैंक है, कहाँ मुझे मिस इंडिया के लिए बुलाएंगे। बट फिर एक ईमेल आया उनके लोगों के साथ, प्रॉपर लेटर हेड में एक ईमेल आया दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, आपको कंफर्मेशन देनी है। देन आई रियलाइज्ड कि हाँ ठीक है, शायद ये कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल रही हूँ चीजों को लेकर। मुझे लगा क्यों जी। नहीं, व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट ट्राई इट। अगर कोई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं क्यों मना करूं। मुझे नहीं बिल्कुल। मालूम। और आपसे बात करके इस तरह से लग रहा है कि आपने ज़्यादा कुछ कभी प्लान नहीं किया था, जो भी आपकी डेस्टिनी रही है आज से, जो फ्लो के साथ आपके सामने जो चीज़ें आई आप उसको फेस करती रही हैं और उसी का नतीजा है कि यहाँ तक आप पहुँची हैं। थोड़ा सा जब आप मॉडलिंग करियर के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि जब आपने इसमें एंट्री की, आपने जब आपके पास ये लेटर हेड पे सारी चीज़ें आई कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई इस फील्ड की, इसको थोड़ा सा बताइए, क्या दिक्कतें फेस देखिए, की, क्या कुछ रहा? राइट, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने पहले प्लान नहीं किया था। लेकिन जब भी मैं किसी चीज में जो मुझे मौका मिला या किसी भी चीज में अगर मैंने एंट्री की, आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं उसमें एक्सीलेंट दूं, मैं अपना बेस्ट। और मैंने उसमें भी कोशिश की कि मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ। देखिए, मैं तो स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ, मैंने आपसे कहा। अरे स्पोर्ट्स में मैं वाह। हमेशा आगे रही और मेरा जो मतलब जनरल जो इवन द वे आई यूज टू ड्रेस अप वाज वेरी डिफरेंट। आई यूज टू वेयर स्पोर्ट्स शूज पहन के मैं हमेशा रहती थी। चाहे मेरे कॉलेज के टाइम रहा, कॉलेज में भी मैं बास्केटबॉल टीम कैप्टन थी। तो मेरा हमेशा एक जो रुझान रहता था, आई यूज टू बी नॉट वेरी गर्ली एक्चुअली। तो और जब आप फेमिना मिस इंडिया की बात कर रहे हो, इट इज ऑल अबाउट ग्लैमर, इट इज ऑल्सो इक्वली बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। जितना आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी प्रेजेंटेबल। वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं। एंड देन यू हैव टू वेयर हील्स। तो वो मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था, टू बी वेरी ट्रू। क्योंकि जहां स्पोर्ट्स शूज पहनने वाली लड़की को अगर अचानक आप कह देंगे कि 6 इंचेस की हील पहननी है, तो वो चेंज अपने की, आप हाँ में जी। एक जबरदस्त चैलेंज था। बट आई थिंक वो दैट ऑल्सो आई फॉट एंड आई थिंक मुझे बहुत आज भी याद है जब 2013 में, आई रिमेम्बर इट वाज 10th ऑफ जनवरी। तो जिस दिन फिनाले था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उस समय मिस इंडिया नॉर्थ हुआ करता था। तो मुझे नहीं अच्छा। उम्मीद थी कि मैं ये पैजेंट कभी जीत सकती हूँ। और देखिए, मैं आपसे सच बोलूं, मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं उम्मीद रही होगी कि जीत सकती। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ एक जो चीज जो मेरे अंदर हमेशा रही, आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मैं बहुत इस बढ़िया। चीज से कभी नहीं डरी कि इधर ये आसपास मेरे क्या माहौल है। देखिए, होता था जब मैं देहरादून से निकल के, पहाड़ों से निकल के एकदम दिल्ली ऑडिशंस के लिए गई थी, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिला। वहां की जो लड़कियां थी, वहां के जो कंटेस्टेंट्स थे, दे वर वेरी मच ग्रूम्ड। उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहती हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल को लेकर हो, चाहे उनके मेकअप को लेकर हो, चाहे उनकी ड्रेसेस को लेकर, एवरीथिंग दे वर बेटर। जी। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ, मुझे कभी, मेरे दिल से मुझे कभी नहीं लगा, मैंने अपना आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ।
तो मेरी बहुत जिंदगी बढ़िया। का एक ही मंत्रा रहा कि अपने आप, अपने आत्मविश्वास को मैंने कभी कम नहीं होने दिया। मैंने कभी नहीं देखा कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड कि मैं उसको जीतू नहीं जीतू सेकेंडरी है, लेकिन मैं अपना 100% दूं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे जो कह रही बिल्कुल हूँ 10। हाँ, और ये उन सभी लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छी आपने बात कही है जो भी अगर मॉडलिंग करियर में आना चाहती हैं, और तो किस तरह से अपना जो आत्मविश्वास है वो बरकरार यहाँ पर रखें, अपने आप में एक भरोसा रखें। ये वो आपने हमेशा बहुत अच्छी बात कही। देखिए, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हमेशा रहेगा आपको कि वो उसने अच्छी ड्रेस पहनी है, उसने हील्स अच्छी पहनी है, उसने ये अच्छा पहना है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन जो बिल्कुल। आपकी क्वालिटी है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ अपनी लकीर बड़े करने के लिए काम करना चाहिए, किसी की लकीर घटाने के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो जिंदगी में हमेशा जो एनर्जी लगाई वो अपने आप को बेहतर करने में। अगर आज मुझे लग रहा है कि मैं 8 हूँ, मैं कल कोशिश करूंगी दैट आई वांट टू बी 9। तो वो एक आत्मविश्वास के साथ मैं हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ती रही। और मुझे याद है जैसे मैं मिस इंडिया नॉर्थ जीती, तो वो जीत भी मुझे, अब जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब मैं तैयारी पे उतरी तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मुझे ठीक मौका है। मिला तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी, कई बार वो लड़कियां मुझे फेसबुक पे भी बहुत सारी बच्चियों का, बहुत सारी गर्ल्स का मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि हम वी वांट टू गो इनटू मॉडलिंग, हम मिस इंडिया में जाना चाहते हैं, हम इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं है, कभी भी इस चीज को देख के नहीं डरना कि उसके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपका आत्मविश्वास कैसा है, आप खुद पे कितना भरोसा करते हैं, और आप मेहनत करने के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा इस बात को बिलीव करती हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर जो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, उस अपॉर्चुनिटी को, मुझे लगता है कि जो अगर मौका आपको मिले, उस मौके को पूरा आपको अपनी मेहनत ताकत लगानी चाहिए। ठीक है, आपने मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा नाम कमाया, काफ़ी इसमें आप सक्सेस रही हैं, तो उसके बाद आपको ये नहीं लगा कि आप फिल्में करनी चाहिए थोड़ा सा? उसके बाद आगे चीज़ें कैसे बढ़ी, कैसे क्या आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज हुई थी, इस पर भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए, ये जब आप क्योंकि टाइम्स ग्रुप के साथ काम करते हो, तो आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। टाइम्स ऑफ बेनेट कॉलमन कंपनी लिमिटेड के जो फेमिना ग्रुप है, आई थिंक जब उनके साथ काम करते हो, आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से मैं आई हुई थी, एंड आई वाज देन एन इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट में मैं गई थी, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वींस में थी। तो उस समय आपके पास बहुत जबरदस्त मौका होता है, क्योंकि वो आपको हर एक मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। यू हैव सीन इट ऑल्सो। तो बट जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ चीजें कभी कभी डेस्टिनी होती हैं और आपका कंफर्ट होता है। देखिए, मुझे क्योंकि खुद में ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइजिंग फेज पे नहीं खड़ी हो सकती। मुझे हमेशा लगा कि मेरे पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज रही, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। चाहे वो मिस इंडिया के साथ साथ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, और मुझे आज मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी, 2 अच्छी जॉब ऑफर्स के साथ मैंने अपना कॉलेज खत्म किया। और ऐसा भी नहीं कि जब कॉलेज खत्म किया तो आई हैड 2 अपॉर्चुनिटी, 2 मेरे पास अपनी जॉब ऑफर्स थी। सो दैट मोमेंट ऑल्सो, जब आपके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा खुला होता है, तो आप कभी कॉम्प्रोमाइजिंग फेज में नहीं जाते। देखिए, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जो हमारी बच्चियां, जो यंग गर्ल्स अभी तैयारी भी करी, मैं उनसे भी हमेशा कहती हूँ कि देखिए, पढ़ाई, एजुकेशन और जो आपकी काबिलियत है उस पर हमेशा काम करना चाहिए। मुझे हमेशा मालूम था कि आई विल बी सक्सेसफुल। अगर मैं इस फील्ड में नहीं हुई तो मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि मैं वहां भी अच्छी थी, मैं यहाँ भी अच्छी थी। तो वो एक एस्पेक्ट मेरे साथ शायद हमेशा रहा। एंड आई हैव ऑलवेज चोजन माई चॉइसेस, आई वर्क अकॉर्डिंग टू माई चॉइसेस। जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अंतरात्मा से नहीं अच्छा लगा, आई हैव नॉट डन इट। जो मुझे लगा कि हाँ, मैं इसको गर्व के साथ कर सकती हूँ, इस काम को मैं आत्मविश्वास के साथ कर सकती हूँ, और इसको करने में मुझे अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक वो आपकी चॉइस होती है। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस इन करियर ऑल्सो, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस इन लाइफ ऑल्सो। तो वो ठीक है, दोनों चीजें मेरे सामने हमेशा रही। और बिल्कुल हर जगह मतलब आपने टॉपिक किया, जिस तरह से हम सुन रहे हैं आपको। तुषित जी कहाँ मिले, कैसे मिले, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। सो तुषित बेसिकली, तुषित और हमारी फैमिली दोनों को, एक दूसरे की फैमिली जो है वो काफी समय से एक दूसरे को जानती थी, फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे दोनों परिवारों में रहे। और ऑफ कोर्स क्योंकि फैमिली गैदरिंग, फैमिली मीटिंग्स के दौरान ही हम मिले। ऑल्दो क्योंकि तुषित कॉलेज में मेरे सीनियर रहे हैं, मुझसे अच्छा। 3 साल सीनियर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी अब वो जिस तरीके की खबरें अखबार वाले छाप दे, कॉलेज लवर्स, इवन तबीयत सच सुनना चाहते हैं आपसे।
नहीं नहीं बिल्कुल, तो मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ, हम लोग एक कॉलेज में जरूर पढ़ते थे। तुषित वाज 3 years सीनियर टू मी, बट वी हैव नेवर मेट इन कॉलेज। हम जब भी मिले, हम घर के फंक्शंस में मुलाकात हुई, फैमिली डिनर्स पे मुलाकात हुई, और उसी दौरान हम लोगों की बात हुई। तो जो शादी भी हमारी हुई, इट इज बेसिकली अरेंज कम लव मैरिज। सो हमारे घर परिवार वाले चाहते थे कि ये शादी हो, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे। और तुषित क्योंकि जिस तरीके के व्यक्ति तुषित है, ही इज बीन वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, और बहुत मतलब सिंपल और बहुत नेचुरल पर्सनालिटी है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच कभी कभी डेस्टिनी होती है, कुछ चीजें जिंदगी में होती है और होनी होती है। तो ये जो रिश्ते है, शादी का रिश्ता, तो मैं सोचती हूँ भगवान बना के, तो वो तो जो होना है वो होना ही है। एंड आई थिंक आई एम लकी इनफ, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड सो हैप्पी दैट आई हैव मेट तुषित इन लाइफ। बिल्कुल। हमने ये भी देखा है कि आप हालांकि अब पॉलिटिक्स में एंटर कर रही हैं, लेकिन आपका जो कुछ अलग करने का एक स्वभाव है, साथ ही आपका कुछ समाज के लिए करने का जो स्वभाव है, ये भी हम देखते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ही बताइए कि हमने देखा है कि आपकी एनजीओ है जिसके लिए आप काम भी करते हो, तो एनजीओ क्या काम करती है, इसके माध्यम से आपने क्या क्या अब तक काम किए, थोड़ा सा आपका जो ये समाज सेवा का एक जो चैप्टर है, थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं। सरिता जी, जब 2018 में मैं वापस उत्तराखंड शिफ्ट हुई, तो देखिए इसका श्रेय मैं जरूर अपने फादर इन लॉ डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, पिताजी को देना चाहती हूँ। कि जब मैं वापस उत्तराखंड आई, तो मैंने पिताजी से पूछा था, मैंने कहा पिताजी आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र के अंदर मुझे काम करना चाहिए, आई वांट टू डू समथिंग गुड, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। देखिए, और स्पेशली क्योंकि मैं अगर महिलाओं की बात करूं, मैं पहाड़ की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, मैंने बचपन से महसूस किया है कि कितनी समस्याओं का सामना पहाड़ों के अंदर महिलाओं को करना पड़ता है। तो तब पिताजी ने मुझसे कहा था कि देखो अनुकृति, आज तुम चाहती हो तो तुम मॉडलिंग में अपना करियर बना सकती हो, तुम चाहती हो फिल्मों में बना सकती हो, लेकिन जो काम मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, अगर तुम उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करोगी, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करोगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओगी, तो जो आत्मसंतुष्टि तुम्हें मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। आज वाकई मुझे लगता है कि वो जो आत्मसंतुष्टि इस काम में मुझे मिली, वो मुझे शायद ही कहीं मिलती। और जब 2018 से मैंने अपने एनजीओ का रेजिन्यूएशन किया, आज पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ हम जुड़े हैं। सबको हमने कोशिश की कि हम उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को, देखिए मैं इसलिए महिलाओं पे ज्यादा जोर देती हूँ क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहता है, जो मुझे लगता है, वो हमारी उत्तराखंड की बहनों का है, हमारी पहाड़ की बहनों का है। देखिए, चाहे उत्तराखंड आंदोलन हो, चाहे चिपकू आंदोलन हो, चाहे कोई भी ऐसा मैती, अब तो मैती भी एक आंदोलन किया है, तो कुछ भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमेशा फीमेल्स जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल में रही है। और हमेशा मुझे ये लगा कि उनको जो जगह उनको मिलनी चाहिए थी, जो ग्रोथ उन्हें मिलनी चाहिए थी उत्तराखंड के अंदर, वो नहीं मिली। और आज एक बेटी होने के नाते, पहाड़ की बेटी होने के नाते, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं उन्हें कुछ दे सकती हूँ, कुछ सिखा सकती हूँ, कुछ सिखा सकती हूँ, उनके हाथों में हुनर दे सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उत्तराखंड की बहनों के लिए प्राथमिक रूप से काम करूँ। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि इन 3-4 सालों में मैंने निरंतर निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ों की बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। चाहे वो उनके सिलाई केंद्रों के माध्यम से हो, अचार बनाने के माध्यम से हो, भीमल, एक जो हमारे पहाड़ में रेशा होता है भीमल, जो जनरली लोग पहले उससे रस्सी बनाया करते थे, जूड़े बनाया करते थे, उसको भी मैंने कोशिश की कि उसको हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, उसमें चाहे मैट्स बनाने का काम हो, स्लीपर्स बनाने का काम हो, उसको एक अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में दे पाऊं। देखिए, उस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उत्तराखंड की बहनों में क्षमताओं की कमी नहीं है। बस मुझे लगा कि कमर्शियल प्लेटफॉर्म अभी तक उत्तराखंड के अंदर नहीं है। देखिए, अगर कोई उत्तराखंड आएगा तो उत्तराखंड से ऐसा कोई सुवेनियर नहीं है कि कोई ले जा सके। जो मुझे लगा, उत्तराखंड की बहनों की हस्तकला के माध्यम से मैंने देखा कि जबरदस्त काम वो बहनें कर रही थी, चाहे वो कोई भी स्किल सेट हो, चाहे आपका रिंगाल का काम हो, भीमल का काम हो, अचार बनाने का काम हो, तो मुझे लगा कि कमर्शियल प्लेटफॉर्म उन्हें मिलना चाहिए। तो मैंने येलो हिल्स जो एक ब्रांड है, वो मैंने स्पेशली सिर्फ इसीलिए बनाया, जिसके अंदर हम उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पाद, चाहे वो कोदा हो, झंगोरा हो, मंडवा हो, भट्ट हो, क्योंकि जब मुझे हमेशा लगा कि ऐसा एक कंसोलिडेट, देखिए छोटे छोटे स्केल पे सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म एक नहीं था, एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं था। माना कोई मुंबई में अगर कोई पहाड़ी रहता है, उस पहाड़ी आदमी को, उत्तराखंड के आदमी को अगर भट्ट की दाल खरीदनी है तो उसको भी ऑनलाइन सर्विस मिलनी चाहिए। अगर कोई कोलकाता में रहता है तो वहां भी किसी को अगर हमारा मंडवा खरीदना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वो जो येलो हिल्स मैंने बनाया, उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उसमें जो हमारी बहनों द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, जो भी उनका हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला है, चाहे उसमें भीमल है, रिंगाल है, एपन है। एपन जो हमारे कुमाऊं का एक बहुत
बहुत सुंदर एक आर्ट फॉर्म है। और मैंने कोशिश करी कि उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसे कमर्शियली पूरे पैन इंडिया एक वेबसाइट के माध्यम से हम अवेलेबल कराते हैं, अपने स्टोर्स के माध्यम से अवेलेबल कराते हैं। एंड आई थिंक टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि जब वो इवन पिसा हुआ एक हरा नमक होता है, इट इज वेरी फेमस इन पहाड़, तो चाहे वो आप उसको नींबू के साथ खाओ या आप रोटी के साथ खाओ, इट इज वेरी फेमस। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे वो नमक हो, लेकिन उसको मैं भारत के कोने कोने तक पहुंचा पाऊं, इसलिए कि जब बिल्कुल, कोई उसको और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपके एनजीओ से जुड़ी हैं, वो भी आज आत्मनिर्भर हो गई होंगी और कहीं ना कहीं वो भी काफी दुआएं आपको देती होंगी, क्योंकि आपके सहयोग से आज वो कुछ 2 पैसे कमा रही हैं। जी, आई थिंक देखिए, मुझे लगता है कि पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे मेरे लिए ये था कि मैं अपनी जो बहनें हैं, अपनी मेरी उत्तराखंड की महिलाएं, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि ला सकूं। देखिए, पैसा कमाना भी महत्वपूर्ण है, मैं चाहती हूँ आर्थिक रूप से भी सशक्त बने, लेकिन साथ में मैं चाहती थी कि वो अपने जो घर का एक जोन होता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती थी, वो उससे बाहर आए। जब वो मेरे सेंटर्स में आती होंगी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, इज वन फेज। सेकंड पॉइंट, जब वो मेरे सेंटर्स तक आती थी, उन्होंने ना जाने कितनी दोस्त बनाई होंगी, अपने मन की जो बात हुई, उनके मन में जो बात रही होगी, शायद किसी दोस्त के माध्यम से वो कह पाई होंगी। तो आई थिंक जो मैंने पर्सनली पहाड़ों के अंदर जो मैंने फील किया, वो यही रहा कि हमारी बहनों को मौके नहीं मिलते थे, हमारी मातृशक्ति के पास वो मौके नहीं, वो प्लेटफॉर्म नहीं थे। और मुझे लगता है कुछ हद तक अगर मैं ये कर पाई होंगी तो मैं अपने आप को बहुत मैं सोचती हूँ इस मामले में मुझे लगेगा कि ये मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं पहाड़ों की बहनों के लिए कुछ कर पाई। और अभी तो शुरुआत है, मैंने तो शुरू किया और अभी मुझे बहुत कुछ उनके लिए करना है। बिल्कुल, और मैं इसी बात पे आने वाली थी कि अभी तो शुरुआत है। कई बार हमने ये देखा है अनुकृति जी कि इस आपकी जो फील्ड रही इससे पहले एंटरटेनमेंट, तो इसमें हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं पहले बहुत सारी फिल्में करते हैं, देन उसके बाद पॉलिटिक्स में आना शुरू करते हैं। एक क्यों कहते हैं कि राजनीति में तो 40-50 साल भी जो युवा की कैटेगरी में आते हैं। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि अभी मैं बहुत सारी फिल्में कर सकती थी, उसके बाद राजनीति में आती, या वही कहना चाहेंगे कि ये वही आपकी डेस्टिनी है जो इतनी जल्दी आपको यहाँ पर लेकर आ गई? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज राजनीति में यंगस्टर्स का आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि यूथ जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, और इसका कारण है, देखिए, जब आप युवा होकर पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसको आप देखिए एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी युवा एनर्जी के साथ आते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं, आप जैसे जिसको कहते हैं ना रूढ़िवादिता होती है, हम कहेंगे कि कोई किसी चीज के लिए कट्टर हो गया है या उनकी विचारधाराएं बन जाती है, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप 35 और 40 तक पहुंचते तब तक आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रहती है। आपके अंदर जो विचारधाराएं हैं वो बेहतर होने का स्कोप रहता है, आपके अंदर सीखने का स्कोप रहता है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। एक नई ऊर्जा पॉलिटिक्स के अंदर आएगी, एक नई सोच पॉलिटिक्स के अंदर आएगी। और देखिए, स्पेशली जहां तक मैं युवा महिलाओं की बात करना चाहती हूँ, आई थिंक उत्तराखंड के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड में आज सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो महिला नेतृत्व की है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से राजनीति का हिस्सा बने, क्योंकि जब महिलाएं राजनीति का हिस्सा बनेंगी तो जो महिलाओं की समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स महिलाओं को रहती हैं, जिस तरीके के उनको आगे बढ़ाने का स्कोप जो हम देना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से उभर के आएगा। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा था कि आप जब स्कूल के दिनों में थी तो आप शूज़ पहनती थी, देन मॉडलिंग में आने के बाद आपको हील में काफ़ी दिक्कत हुई, तो मैं यही कहना चाहूँगी वापस से आप शूज़ पहन लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी पहाड़ में बहुत सारा काम आपको वहाँ पर करना है। और अनुकृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।